निखिल ने कृतिका को हक कर लिया और ऐसा करते ही उसे महसूस हुआ कि वो बुरी तरह कांप रही थी। अपने दुखते दिल के साथ उसने कृतिका की पीठ को थपथपाया। आंसू से डूब चुके उसके चेहरे को देख उससे उसे जरा भी चिढ़ या नफरत नहीं हुई। न ही उसे इस बात का बुरा लगा कि उस वक्त उसकी कृतिका का चेहरा कितना बिगड़ गया था। उसने अपने सिर को झुकाया और कृतिका की भीगी पलकों को प्यार से चूमने लगा। उन नमकीन आंसुओं में उसके बदन की खुशबू समाई हुई थी। जब वो आंसू उसके मुंह के अंदर पहुंचे तो उसे उसका स्वाद नमक के जैसा ही लगा। पागल लड़की, हम दोनों पहले ही एक साथ हैं। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं कि क्या होता अगर हम साथ नहीं होते। ना तुमने मुझे खोया और ना ही मैंने तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तुम इस वक्त मेरी बाहों में हो कि नहीं? निखिल ने कृतिका के गालों पर जमे आंसुओं को चूमते हुए बुदबुदाहट भरी आवाज में कहा। इसके अलावा, अगर सच में तुम ज्यादा जिद्दी बनकर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्या मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने देता? बिल्कुल भी नहीं। मैं बेशर्मों की तरह हाथ पैर धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाता। कृतिका निखिल की प्यार भरी बातों से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन उसके आखिरी सेंटेंस को सुनने के बाद वो कंफ्यूज सी हो गई। उस वक्त वो कोई बेवकूफ लग रही थी। रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। उसके होंठ बेवकूफों की तरह ओ शेप में आ गए थे। वो लड़की जिसके सामने हर दूसरा शख्स बेवकूफ बन जाता था, वो इस वक्त अपनी बेवकूफी से बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। निखिल धीमी आवाज में हंस पड़ा। वो उसे अपनी बाहों में कसकर मसल देना चाहता था। उसकी खिलखिलाहट ने कृतिका के कानों से होते हुए उसके दिल तक का रास्ता तय कर लिया था। उसकी खिलखिलाहट ने उसके दिल की धड़कन को अचानक से बढ़ा दिया। वो एकदम से खुशनुमा महसूस करने लगी। तुम मेरी पर्सनालिटी को भूल गई क्या? जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर भाग पाती? हमारी पहली मुलाकात वाले दिन होटल के उस कमरे में क्या तुमने मुझे अपने बारे में भी कुछ बताया था? नहीं ना? लेकिन फिर भी तुम्हारे वहां से जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया कि नहीं? निखिल आराम से खिलखिलाते हुए बोला। तो अगर तुम मेरे प्यार को नहीं भी एक्सेप्ट करती तो भी मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ता, तब तक जब तक कि तुम हार मानकर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। अब जब वो ऑलरेडी कृतिका के साथ था और ये देखने के बाद कि कृतिका को उसकी कितनी फिक्र थी और वो उसकी कितनी परवाह करती थी, वो जान गया था कि उस लड़की को उसे छोड़कर उससे दूर जाना अब इम्पॉसिबल था। इसलिए निखिल ने अपनी चिंताओं को भूलकर उसे सब सच सच बता दिया। आखिरकार कृतिका से अपने प्यार को बार बार कन्फेस करने के दौरान उसने ये क्लेम किया था कि वो कभी उसे फोर्स नहीं करेगा। उसके सामने उसने अपनी इमेज एक अटेंटिव, रीजनेबल, मैच्योर और गंभीर इंसान की जो बनाई थी। लेकिन अब उसे अपने सच के बाहर आने का कोई डर नहीं था। इसलिए उसने कृतिका को सब कुछ सच सच बता दिया। कृतिका की आवाज तो उसके गले में ही अटक गई। वो कुछ कह ही नहीं पाई। अगर ये तब की बात होती जब वे साथ नहीं थे, तब वो जरूर उसके साथ कुछ डिस्टेंस मेंटेन करती, ये सोचकर कि वो शायद उससे झूठ बोल रहा हो। लेकिन इस वक्त वो इस तरह के ख्याल अपने मन में ला भी कैसे सकती थी? भले ही उसने निखिल के मुंह से उसके सच्चे ख्यालों को सुना था, लेकिन इस बात से उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उसकी बातों की वजह से ही तो वो अपने आंसुओं को रोक पाई थी। जब उसने निखिल के कोट को देखा तो उसकी नजर कोट के एक भीगे हिस्से पर पड़ी। जरूर ये उसके आंसुओं की कारस्तानी थी। अपने सामने उस बड़े से महल जैसी जगह को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, कैसी प्रिंसेस? हम एक महल में हैं, तुम्हारे रूप में एक प्रिंस भी यहाँ है, लेकिन क्या मैं इस वक्त कोई प्रिंसेस लग रही हूँ? उसने अपने वुलन स्वेटर के पॉकेट में अपना हाथ डाल दिया। दिसंबर महीने में मुंबई ठंड से वैसे भी ठिठुर रही थी। जो वुलन स्वेटर उसने पहना हुआ था उसकी वजह से वो थोड़ी फूली हुई गोल मटोल लग रही थी। जब वो वहां अंदर आ रही थी तो उसने अपने स्वेटर को उतारा नहीं था। निखिल ने जो सूट पहन रखा था वो उस महल के लुक से एकदम मैच कर रहा था, मानो कि वो उस महल का ही था। लेकिन कृतिका किसी टूरिस्ट की तरह थी जो उस कैसल में घूमने के लिए आई थी। निखिल ने उसे प्रिंसेस तो कह दिया था,
लेकिन जिस लुक में वो उस वक्त थी, वो किसी प्रिंसेस वाला लुक नहीं था। रोने के कारण तो एकदम लुक उसका बिगड़ ही गया था। निखिल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कृतिका को अपने आगोश से आजाद कर दिया, लेकिन उसने उसके हाथ को थामे रखा। मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। ठीक उसी पल वो बटलर जिसने कृतिका का वेलकम किया था, वो वहां कुछ मेड्स के साथ आया। इनके साथ जाओ, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका अच्छे बच्चे की तरह उनके साथ चल पड़ी। वो मेड्स उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर एक बेडरूम में लेकर आ गई। कृतिका सोच में पड़ गई। इस शहर में पैदा होने के बाद भी उसे इस पैलेस के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था। उस बेडरूम के अंदर आने के बाद तो वो भूल ही गई कि वो किसी शहर में रहती है। उस बड़े से बेडरूम का डिजाइन 18वीं सेंचुरी में बने यूरोपियन स्टाइल से काफी मैच कर रहा था। उस बेडरूम में आने के बाद उसे लगा कि वो टाइम ट्रेवल कर अतीत में आ गई है। कमरे में मौजूद हर फर्नीचर, सारी सजावटें, सब कुछ एकदम शानदार था। ये कैसल देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो कोई ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट आ सकते हैं। उस कमरे में खड़ी कृतिका को एहसास हो रहा था मानो वहां आम लोग रहा करते हैं, लेकिन ये देखने में कोई होटल भी नहीं लग रहा था। उसने अब तक वहां कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी थी जो आमतौर पर किसी बड़े होटल में हुआ करती थी। कमरे में उसे लेकर आई मेड्स ने क्लोजेट से एक सुंदर सा लहंगा निकाला और उसे पहनने में कृतिका की मदद की। जब वे उसके बालों को अच्छे से संवार रही थी, तब कृतिका ने उनसे सवाल किया, क्या ये जगह कोई होटल है? देखने से ऐसा लगता तो नहीं। नहीं, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक मेड ने मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी? क्या निखिल ने खास तौर से ये जगह उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बोरो की थी? कृतिका के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछती, उन मेड्स ने उसे तैयार कर दिया। जब उसने दरवाजे को ओपन किया तो उसे सीढ़ियों के नीचे से आती म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। वो एक डांसिंग सॉन्ग था। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियों के नीचे ढेर सारे लोग मौजूद थे। कृतिका ने अपने लहंगे को हल्का ऊपर उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि निखिल वही सीढ़ी के नीचे खड़ा था। जब उसने कृतिका को नीचे देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपने कातिलाना मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ को कृतिका की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो उसे नीचे बुला रहा हो। कृतिका धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। क्योंकि उसने हाई हील पहन रखी थी, इसलिए वो चाहकर भी तेज चलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अभी वो नीचे पहुंचने ही वाली थी कि आखिरी 5 कदम लेने से पहले वो अचानक से रुक गई। निखिल अभी उसे देखते हुए प्यार से मुस्कुरा रहा था। कृतिका का मन अचानक से थोड़ी मस्ती करने का हुआ, लेकिन वो थोड़ा क्यूट भी बनना चाह रही थी। निखिल, मुझे कैच तो कर लोगे ना? निखिल एक पल के लिए सकपका गया। उसकी भौहें अपने आप ऊपर उड़ गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि कृतिका क्या कहना चाहती थी। अनएक्सपेक्टेडली वो नटखट लड़की एकदम अचानक से 5वीं सीढ़ी पर से सीधे उसके ऊपर कूद पड़ी। निखिल का दिल उस वक्त इतना घबरा गया कि वो उछलकर उसके सीने से बाहर आ जाने की कगार पर आ गया। वो लगभग दौड़ते हुए आगे आया और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी ताकि वो कृतिका को अपनी बाहों में थाम सके। उसे डर था कि उस लहंगे में कृतिका लंबी दूरी की छलांग नहीं लगा पाई होगी। इस तरह से तो वो उस तक पहुंचे बिना ही नीचे गिर जाती। आखिर में उसने किसी तरह ध्यान से कृतिका को अपने हाथों में थाम ही लिया। निखिल अभी भी हैरान था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तुम बदमाश लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, निखिल ने हल्का गुस्सा जताते हुए कहा। वो लड़की जो हमेशा शांत और गंभीर रहा करती थी, अचानक से मस्ती के मूड में कैसे आ गई? कृतिका ने निखिल के गले को थाप लिया। मुझे जरा भी डर नहीं लगा, मैं जानती थी कि तुम मुझे थाम लोगे। निखिल फिर से एक पल के लिए बर्फ की तरह जम गया, लेकिन फिर जल्दी से वो मुस्कुरा भी उठा। उसने उसकी कमर को कसकर थाम लिया। हालांकि उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डरा हुआ था। उसे अभी भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसने कृतिका को थामा नहीं होता तो उसे सीरियस चोट लग जाती। जितनी तुम बोल्ड हो उतनी ही मस्ती करने वाली भी, निखिल ने प्यार से उसे डांट लगाई।
कृतिका जानती थी कि निखिल उसे सीरियस होकर डांट रहा था, लेकिन वो उस पर जरा भी गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसकी आवाज में उसके लिए चिंता साफ साफ झलक रही थी। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। कृतिका ने निखिल को और भी कसकर थाप दिया। उसने अपना चेहरा उसके गर्दन में छिपा लिया। जब तुम मेरे साथ होते हो, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं होती है। मुझे किसी भी बात का जरा भी डर नहीं रहता है। निखिल ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसके भरोसे ने उसके प्यार को उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। उसकी प्यारी सी कृतिका का उसकी बाहों में होना ऐसी फीलिंग थी जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया हो। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, कृतिका ने कहा, मैं डरी हुई थी। क्या होता अगर मैं शुरू में तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करती। लेकिन सच कहूं तो मैं इस बात के लिए भगवान की एहसानमंद हूँ, जो किसी तरह तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनकी एहसानमंद इस बात के लिए हूँ कि इस जन्म में उन्होंने मुझे तुमसे मिलाया। ये बस निखिल था, जिसकी वजह से उसकी ये जिंदगी पिछली जिंदगी से एकदम अलग थी। मैं इस बात के लिए एहसानमंद हूँ भगवान जी कि इस जन्म में तुम मेरे साथ हो। कृतिका ने निखिल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, कुछ इस तरह मानो उसे चिंता हो या इस बात का डर कि कहीं वो उसे छोड़कर चला न जाए। इसलिए शायद निखिल ने भी झट से उसे पहले से ज्यादा जोर से अपनी बाहों में कस लिया, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। उसे नहीं पता था कि क्या सोचने के कारण वो इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन जब तक वो उसके आसपास होगा, वो हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। हे भगवान, इसने हम सबको यहाँ इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो सबके सामने कृतिका के लिए अपने प्यार को शो ऑफ कर सके। ये सही नहीं है। सुशांत ने गुस्से से कहा। जागृति हंस पड़ा, फिर उसने उसका मजाक उड़ाया। जो भी हो, मेरे बड़े भाई को आपका बहुत ख्याल है, इसलिए तो उसने आपके घर के बड़ों को इस पार्टी में नहीं बुलाया, क्योंकि अगर वो यहाँ आ जाते तो आपकी माँ जरूर मेरी दादी के पास आती, ये जानने के लिए कि कैसे उन्होंने निखिल भैया को इस तरह डराया कि वो जल्दी से अपनी लाइफ में कृतिका भाभी को ले आए। तब दादी माँ उन्हें वो छड़ी देती जिससे वो हमेशा निखिल भैया की पिटाई करती आई थी। सुशांत सकपका गया। एक्चुअल में दादी माँ इस बार निखिल भैया के सभी दोस्तों के पेरेंट्स को यहाँ इस पार्टी में बुलाना चाहती थी, खास करके आपके पेरेंट्स को। जागृति ने ठिठोली की। बेचारी सुशांत का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। जब निखिल भैया और कृतिका भाभी की सगाई हो रही थी तो उन्होंने उस मौके को सिंपल और शांत ढंग से ऑर्गेनाइज किया था। तब से ही दादी माँ के दिल में एक कसक रह गई थी कि निखिल भैया की सगाई को शानदार ढंग से सेलिब्रेट ना कर पाने की। वो तो कोई ऐसे मौके की तलाश में ही थी जिसमें वो एक पार्टी दे सके और सभी से कृतिका को इंट्रोड्यूस करवा सके। जागृति सुशांत को परेशान करना बंद करने के मूड में जरा भी नहीं था। अभी आपकी दादी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और मेरी दादी माँ कब से ये बात आपकी दादी को बताना चाह रही हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी वो उनसे मिलेंगी तो जरूर वो उन्हें सीक्रेट बताएंगे, जिससे कि निखिल भैया जल्दी से जल्दी अपने लिए कृतिका भाभी जैसी प्यारी सी लड़की को ढूंढ पाए। वो सीक्रेट क्या है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। सुशांत का तो गला ही सूख गया। एक्चुअल में वो जानता था कि उर्मिला देवी का सीक्रेट और कुछ नहीं, बल्कि बांस की एक बेत जो कभी टूटती नहीं, लेकिन जिस किसी पर भी पड़ती है उसे तोड़ जरूर देती है। अब तो वो दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगा था कि निखिल और कृतिका की शादी जल्दी ना होकर कुछ देर से हो, क्योंकि अगर उन दोनों की शादी जल्दी से हो जाती तो भगवान ही जाने उसकी खुद की दादी मार मार कर उसका क्या हाल करती। अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में बस वो अकेला कुंवारा बचने वाला था। दूसरी तरफ कृतिका इतने सारे लोगों की आवाज को सुनकर चौंक गई थी। फिर उसने अचानक से अपने सिर को ऊपर उठाया। निखिल ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो कदमें भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। जैसे तैसे वो निखिल के कंधे पर उचक कर उसके पीछे देख रही थी। लेकिन बस एक झलक निखिल के कंधे के दूसरी तरफ देखने भर से वो हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। वहां मेन हॉल में अचानक से इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए। निखिल के लगभग सभी जिगरी दोस्त वहां मौजूद थे। दिवाकर और तलपेश भी वहां पर मौजूद थे।
कल्पेश तो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां आया हुआ था। वो पूरा हॉल लोगों से भरा पड़ा था। वे सब काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। चारों ओर देखने पर उसकी नजर उर्मिला देवी पर गई, जो कि पल्लवी, रमा और उसकी मां अनुराधा से बातें कर रही थी। वहीं शशिकांत अपने पिता शंभेश्वर से बातें करने में बिजी था। आदित्य को सीधे सीधे भुला दिया गया था। उसे इस पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया गया। अब तक भी आदित्य को कृतिका और निखिल के साथ होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उर्मिला देवी के अनुसार उन दोनों की शादी के ओकेजन के आने से पहले उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं था। अगर वे उसे उनके बारे में बता दे तो वह जरूर कोई न कोई तमाशा खड़ा करता। सरप्राइजिंगली वहां सभी लोग मौजूद थे। उस पल में उन सभी ने निखिल और कृतिका की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि कृतिका निखिल की बाहों में थी और क्यूट सा बिहेव कर रही थी। बूम! कृतिका के दिमाग में जैसे बम सा फटा। साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत निखिल को खुद से दूर धकेल दिया। निखिल उस लड़की से एकदम से कंफ्यूज सा हो गया। अभी कुछ पल पहले वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसे खोने को लेकर इनसिक्योर है और उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जिसने निखिल के दिल को पिघलते बर्फ की भांति पिघला दिया था। उसकी मासूमियत ने उसे कृतिका को अपने अंदर छिपा लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसने उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया ताकि वो उसे खोने के डर से ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन उसने ये जरा भी नहीं सोचा था कि कुछ मिनट बीतने के बाद ही वो उसे खुद से इस तरह दूर धकेलने लगेगी जैसे वो उससे नफरत करती है। ये लड़की पल भर में बदल जाती है। निखिल को दिल ही दिल में इस बात का थोड़ा सा बुरा जरूर लगा था। उसने तुरंत कृतिका को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। जब वो उससे कुछ कदम दूर हुई तो उसने देखा कि कृतिका का चेहरा ऐसे लाल था जैसे वो शराब पीकर उसके नशे में थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि यहाँ आने के बाद से कृतिका ने अभी तक कुछ भी नहीं पिया था। तुम्हारा चेहरा अचानक से यूं लाल कैसे हो गया? निखिल उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में घेरते हुए बोला। लेकिन उसकी हथेली गर्म थी। कृतिका का चेहरा तो पहले से ही जल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को थामा, उसका चेहरा और भी ज्यादा जलने लगा। कृतिका ने झट से उसकी हथेली को अपने चेहरे से हटाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं? निखिल की पलकें झपक उठी। फाइनली उसे समझ में आ गया कि कृतिका का चेहरा यूं अचानक से लाल कैसे हो गया। लेकिन वो मासूमियत भरे अंदाज में बोला, अभी जब तुम नीचे आ रही थी तो क्या तुमने तब उन्हें नहीं देखा था? तुम्हारे नीचे आने से पहले ही तो सब यहाँ आ चुके थे। हैरानी से कृतिका ने अपने चेहरे को छिपा लिया। उस वक्त वो कोई शुतुरमुर्ग बन जाना चाहती थी। नहीं, नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। मेरी नजर तो बस तुम पर थी। निखिल कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। इस लड़की को देखो, झूठ भी ठीक से बोलना नहीं आता इसे। या शायद उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी पर थी। जब वो उसके सामने खड़ा था तो वो किसी और को कैसे देख पाती? उसकी दुनिया तो बस वही था। फिर वो किसी और को देखती भी तो क्यों? कृतिका ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन निखिल ने इतनी देर में मन ही मन चल रहे ख्यालों को सोच लिया था। कोई बात नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। अचानक से सुशांत उनके करीब आते हुए बोला। कृतिका ने उनकी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि सभी की नजरें फिर से उस पर आ गई थी। अचानक से वो एकदम से परेशान हो गई। निखिल मन ही मन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने मन ही मन कहा, मेरी कृतिका को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बेटा अब तो तू गया काम से। सिंगल लोग जरा भी रीजनेबल नहीं हो सकते हैं। खैर, वो ये नहीं जानता था कि सिंगल लोग रीजनेबल हो सकते हैं या नहीं। उनके छोटे से सर्कल में किसी सिंगल इंसान के पास किसी से मजाक करने का कोई हक नहीं था। निखिल, जिसने अभी भी कृतिका के गाल को थाम रखा था, उसने उसके गालों से अपने हाथ हटा लिए। फिर उसने धीमी आवाज में उससे कहा, इस गधे को इग्नोर करो, ये बस जेलस है। जिस तरह से उनके सर्कल में सभी किसी न किसी के साथ मिंगल हो रहे थे, सुशांत के साथ अब सिर्फ जागृति ही बचा था, जो उसे सिंगल होने की लिस्ट में कंपनी दे सकता था। लेकिन आखिर जागृति की उम्र क्या थी? वो तो कृतिका से भी छोटा था। इसलिए सिंगल रहने की चिंता उसे अभी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सुशांत तो उम्र में निखिल के इक्वल ही था। फिर भी उसने उन दोनों को चिढ़ाने की हिम्मत कैसे की? कृतिका अभी भी काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी।
निखिल ने शांति से उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने सभी को यहाँ इनवाइट किया है, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसे शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहा था। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें इस बार की तरह कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहिए या फिर सिंपल ढंग से बस हम और हमारा परिवार मिलकर तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करें। निखिल के बाकी दोस्त वहां अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। वो सभी कृतिका के लिए गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ लेकर जरूर आए थे। कृतिका के लिए वे गिफ्ट्स कोई खास मायने नहीं रखते थे। उसके लिए मायने रखता था तो इतने सारे लोगों का वहां उसके आसपास होना। उसने पलटकर पूरे हॉल को अच्छे से देखा। वहां ओबरॉय फैमिली के सभी सीनियर्स के साथ साथ उसकी माँ भी मौजूद थी। दूसरी तरफ उसके सभी दोस्त थे और ठीक उसके बगल में उसकी जिंदगी का सबसे खास इंसान खड़ा था। वो इंसान, वो खास इंसान जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। आज से पहले जब वो बच्ची थी तो अनुराधा कभी भी उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना भूली नहीं थी। लेकिन उसके बर्थडे के दिन बस वो दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, दूसरा और कोई नहीं। वो उसके लिए हमेशा सूजी का हलवा बनाती थी, जिस पर मलाई की गाढ़ी लेयर और कुछ चेरी के टुकड़े डालकर वो उसे केक का रूप दे देती थी। हलवे के उस केक के साथ पूरी आलू दम की सब्जी, यही उसका सेलिब्रेशन होता था। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो उसके बाद वो चाहकर भी कभी भी अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाई। राठौर परिवार में किसी को उसके बर्थडे से कोई लेना देना था ही नहीं। निखिल ने कृतिका की हथेली को थाप लिया। क्या तुम डांस करना चाहोगी? कृतिका ये सुनते ही घबरा गई। मुझे डांस करना नहीं आता। निखिल ने सरप्राइज होकर उसे गौर से देखा। क्या सच में इस दुनिया में कुछ है जो तुम्हें करना नहीं आता? वो लड़का जानबूझकर कृतिका के साथ शरारत कर रहा था। जो उसने कहा उसे सुनने के बाद कृतिका की आंखें नाराजगी और गुस्से में थोड़ी छोटी हो गई। फिर उसने उसके पेट पे हल्के हाथों से मुक्का मारा। मतलब तुम्हें सच में डांस करना नहीं आता? अरे मैडम, जल्दी से कोई डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। तुम मूवी इंडस्ट्री में हो, आज नहीं तो कल तुम्हें किसी डांस बेस्ड मूवी में रोल जरूर ऑफर होगा। वैसे डांस करना खास मुश्किल नहीं, थोड़ा बहुत डांस करना तो मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। कहते हुए निखिल ने कृतिका के हाथ को थामा और उसी साथ लेकर हॉल के सेक्टर में आ गया। देखा जाए तो कपल डांस कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं। निखिल का उसे लीड करना काफी सुकून देने वाला था। उसने अपना एक हाथ कृतिका की कमर पर रखा। फिर उसने कृतिका के एक हाथ को ऊपर उठाकर अपने सीने पर रखा। फिर अपने एक हाथ से उसने कृतिका के खुले हाथ को थाम लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो कृतिका ने एक कदम पीछे। फिर जब उसने अपने कदम को पीछे किया तो कृतिका ने आगे। वो किसी प्रॉपर ऑर्डर में डांस नहीं कर रहे थे, वो बस वहां बज रही म्यूजिक की धुन पर थिरके जा रहे थे। तो क्या तुम्हें आज का अपना बर्थडे पसंद आया? निखिल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। उसके होठों की मुस्कुराहट को देख कुछ पिए बगैर ही कृतिका को जैसे नशा चढ़ने लगा था। हाँ, बहुत ज्यादा, कृतिका ने कहा और चारों तरफ देखा। उसने ध्यान दिया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा था, इसलिए उनकी नजरों से बचते हुए उसने निखिल के चिन को उचक कर चूम लिया। यह अचानक से हुआ था और चूंकि निखिल का कद भी काफी लंबा था, इसलिए उसके ना झुकने के कारण कृतिका के इस उसके होठों तक ना जाकर बस उसके चिन तक पहुंच पाए। निखिल जैसे कोई बल्ब की मूरत सा बन गया। कृतिका के किस ने उसके चिन को सुन्न सा कर दिया था। उसने सोचा नहीं था कि वो इतने लोगों के सामने ये कर सकती है। अभी कुछ देर पहले वो इतने सारे लोगों के वहां होने के कारण, उसकी बाहों में होने की वजह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी, और अब उसने अचानक से उसे चूप लिया। यहाँ नहीं, कहते हुए निखिल ने अपने सिर को झुकाया और अपने होठों पर पॉइंट करते हुए बोला, यहाँ करो। नहीं, हमारे घर के बड़े लोग यही हैं, उनके सामने कैसे? कृतिका धीमी आवाज में बोली। निखिल के दोस्त या जागृति का या कृतिका के अपने दोस्तों का उसे निखिल को किस करते हुए देखना जरा भी परेशान नहीं करने वाला था। आखिर वे सब लगभग एक ही एज ग्रुप के जो थे। उन्हें किस करते हुए देखकर वे बस उन्हें थोड़ा बहुत चिढ़ाते और क्या। लेकिन घर के बड़ों की मौजूदगी में एक दूसरे को चूमना कहाँ से सही था? चिंता मत करो, यहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा, निखिल ने कहा। जब कृतिका ने आसपास देखा तो वह हैरान हो गए। उसे पता नहीं चला कि डांस करते हुए कब निखिल उसे कोने में ले आया था।
ये कोना कुछ ऐसा था जहां उन्हें कोई नहीं देख पाता। निखिल ने कृतिका को दीवार के उस हिस्से से दबा दिया। फिर उसने कहा, किस मी। इस इंसान ने उसकी बर्थडे प्रेजेंट को प्रिपेयर करने के लिए काफी मेहनत की थी। उससे भी पहले जब वो इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के लिए अपनी तैयारियां कर रही थी, तब भी उसने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया था। और इस वक्त बदले में उसे उससे कुछ चाहिए था, तो बस एक किस। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। इस वक्त कृतिका का दिल निखिल के लिए प्यार से भरा हुआ था। अपने अंगूठों पर उचक कर खड़े होते हुए उसने निखिल के होठों को चूम लिया। निखिल ने इस किस को लॉन्ग या डीप करने की कोई कोशिश नहीं की। इस वक्त वहां कई लोग थे, इसलिए किस के खेल में खो जाना अभी तो उन दोनों के लिए कहीं से भी सही नहीं था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वापस से अपनी एड़ियों पर आती हुई कृतिका ने उसके होठों को अपनी जीभ से गीला कर दिया। उसकी ये हरकत साफ और सीधी थी। उसने इसे ज्यादा खींचा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जीभ का कोमल स्पर्श, जिसमें अजीब सी खुशबू और ताजगी भरी थी, निखिल के होठों पर जा चिपकी। निखिल के होठ सुन्नसी पड़ गए। उसने सच में इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि कृतिका उसके साथ ऐसी छेड़खानी करेगी। हैरानी में डूबे हुए निखिल ने अपने होठों को लिक किया। वो कृतिका के होठों की खुशबू को अभी भी अपने होठों पर महसूस कर सकता था। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी और उसकी नजर कृतिका की मीठी अंगूर की तरह रसीले होठों पर जा अटकी। उसकी आंखों को पढ़ कृतिका घबरा सी गई। अब वो दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि काश उसने निखिल को वो गीली वाली किस नहीं की होती। उसे खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले उसे हुआ क्या था। शायद निखिल ने ही उसे हिप्नोटाइज कर लिया था, जो उसने उसके होठों को गीला कर दिया। दूसरी तरफ निखिल के होठ अभी भी सॉफ्ट थे, जिस पर अभी भी मिंट की तरह ताजगी छाई हुई थी। उसे सच में कृतिका की यह हरकत बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके मन में चल रहे ख्याल और उसके एक्सप्रेशन इस वक्त काफी डेंजरस थे। वो तेजी से उसके करीब आने लगा। कृतिका को पता भी नहीं चला और वो फिर से एक कोने में कैप्चर हो गई। निखिल ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को बांध सा लिया ताकि उस कोने से भागने का कृतिका के पास दूसरा कोई मौका ही न रहे। उसका दूसरा हाथ दीवार पर था। फिर उसने कृतिका को प्यार से किस किया। ये एक फियर्स और स्ट्रॉन्ग किस था, मानो वो उसके होठों को निगल जाना चाहता हो। उसके होठों को एक पल के लिए आजाद करने के साथ निखिल ने कहा, मुझे अब इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों इतने सारे लोगों को यहाँ इनवाइट किया। कृतिका की सांसें जोर जोर से चल रही थी। उस फियर्स किस के बाद उसका पूरा बदन किसी आग की भट्टी की तरह सुलग रहा था। इस वक्त उसने एक लहंगा पहन रखा था। कोई भी लहंगा हमेशा थोड़ा हैवी ही होता है, जिसमें कपड़ों की कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं। सीधे से कहा जाए तो कृतिका के बदन में जो सुलगन उठी थी, उससे होने वाले तपिश को कृतिका के लहंगे ने और ज्यादा बढ़ा दिया था। उसका पूरा बदन निखिल की बाहों में कांप रहा था। उसके चेहरे पर आई शर्माहट कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। वो उसकी कही बात को समझ नहीं पाई थी। निखिल ने अपने सिर को झुकाकर फिर से कृतिका के होठों को चूम लिया। मैं अभी के अभी तुम्हें किसी कमरे में ले जाना चाहता हूँ। कृतिका मुस्कुरा उठी और फिर उसने अपने मन से निखिल के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया, मानो फिर से उस शख्स ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो, या शायद वो खुद उसे सिट्यूस कर रही थी। उसके दोनों हाथ निखिल की गर्दन को घेरे हुए थे। फिर उसने अपने चेहरे को निखिल के सीने में छिपा लिया। मुझे ये बर्थडे सच में बहुत पसंद आया। ये बर्थडे काफी सरप्राइजिंग था। वो तो ये भूल भी गई थी कि निखिल ने उसे अभी तक कोई प्रेजेंट नहीं दिया था। निखिल ने उसके चेहरे को थाम कर फिर से अपने सर को नीचे झुकाया और उसके नोज को प्यार से किस किया। वो समझ चुका था कि वो लड़की इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे अपने प्रेजेंट का जरा भी ख्याल नहीं रहा था। जो भी हो, क्योंकि ये पार्टी उसने ही ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए वो वहां मौजूद सभी गेस्ट को छोड़कर कृतिका को अपने साथ अकेले नहीं ले जा सकता था। वो अपने दिल में उठी उस फीलिंग को एक लंबी सांस लेकर दबाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने सिर को नीचे झुकाने पर उसने देखा कि कृतिका उसके सीने पर अपने सिर को रखकर आराम कर रही है। उसकी आंखें बंद थी। वो खुद काफी शांत दिख रही थी। उसके शांत चेहरे को देखने के बाद निखिल के दिल में उठा तूफान भी शांत होने लगा।
धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस पार्टी से उसे ले जाने की जो फीलिंग अभी कुछ पल पहले उसके मन में उठी थी, वो अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। जब तुम्हारी लाई गई मेड्स मुझे तैयार कर रही थी, तो मैंने उनसे इस पैलेस के बारे में पूछा था। उन्होंने बस मुझे इतना बताया कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कृतिका ने अचानक से सवाल किया। जिस कमरे में मैं थी और यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ भी नोटिस किया, उससे मुझे ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं लगा। हाँ, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, निखिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गेस करो कि ये जगह किससे बिलोंग करती है। कृतिका ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर सरप्राइज होकर अपने सिर को ऊपर उठाया। नहीं, अब ये मत कहना कि ये जगह भी तुम्हारी है। निखिल ने ना में अपने सिर को हिलाया। नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। कृतिका कंफ्यूज हो गई। तो फिर किसकी है? तुम बताओ, मैंने कहा ना कि गेस करो ये जगह किसकी है। निखिल ने कृतिका की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये पैलेस जिस किसी का भी है उसे मैं जानती हूँ। हाँ, तुम उसे अच्छे से जानती हो। निखिल मुस्कुरा उठा। कहीं ये पैलेस सुशांत का तो नहीं? नो। फिर भावेश? ना। कृतिका ने बारी बारी से निखिल के सभी दोस्तों का नाम पुकार लिया, लेकिन उसका कोई भी गेस सही नहीं हुआ। ये ओबेरॉय फैमिली की तो नहीं है ना? अपनी सारी गेसेस के रॉन्ग होने के बाद कृतिका को ओबेरॉय परिवार का ख्याल आया। ये ओबेरॉय फैमिली क्या होती है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम ओबेरॉय फैमिली से अलग हो। तुम अब ओबेरॉय फैमिली से अलग नहीं हो। ये फैमिली तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी मेरी। कहते हुए निखिल ने कृतिका की नोज पर अपनी उंगलियों को थिरकाया। जवाब में कृतिका ने अपने सुंदर से दांत निखिल को दिखा दिए और शरारत करते हुए उसकी उंगलियों को बाइट करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स निखिल ने अपनी उंगलियों को बचा लिया। उसकी उंगलियों को बाइट करने की नाकाम कोशिश के बाद कृतिका की मासूमियत से मुस्कुराते चेहरे को देख वो मुस्कुरा उठा। तुमने लोगों को दांत से काटना कब से सीख लिया? अचानक से निखिल ने उस पैलेस के बारे में बात करना बंद कर दिया। फिर उसने कृतिका से सवाल किया। तुम अपने प्रेजेंट के बारे में मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रही हो? ओह! कृतिका किसी बेवकूफ की तरह उसे देखने लगी। मुझे लगा कि ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी ही मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। निखिल हैरान हो गया। वो इस वक्त स्पीचलेस महसूस कर रहा था। वो दिल ही दिल पे तड़प उठा। न जाने उसकी कृतिका को अतीत में कितना कुछ सहना पड़ा था। उसने एक्चुअली में ये सोच लिया था कि कोई सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे प्रेजेंट की जगह ले सकता है और उसके पास उसके लिए कोई दूसरा गिफ्ट नहीं। कृतिका ने देखा कि निखिल अचानक से उदास हो गया है। वो समझ गई थी कि उसका दिल किसी बात से दुख रहा था, इसलिए उसने उसके हाथों को जोर से हिलाया। अच्छा बताओ ना, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो तुम? निखिल ने प्यार से कृतिका को देखा। कुछ पल तक चुपचाप उसे देखते रहने के बाद फाइनली उसने उससे सवाल किया। अभी कुछ देर पहले तुमने पूछा था ना कि ये पैलेस किसका है? कृतिका एकदम से बर्फ की तरह जम गई। उसे लगने लगा जैसे उसके पैर अब हवा में नहीं है। वहां जो कुछ भी हो रहा था सब अनरियल था। जो म्यूजिक उस वक्त बैकग्राउंड में बज रहा था वो उससे फेमिलियर थी। वो निखिल की बाहों में थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसने जो कुछ भी सुना वो गलत था। उसने अपने सिर पर एक दो थपकी भी दी, ये सोचकर कि अगर वो कोई सपना देख रही है तो वो सपना टूट जाए। निखिल के कहने का मतलब क्या था? निखिल बेचारे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कृतिका की हरकतों पर हंसे या रोए। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया जो उसके अपने सिर को थपथपा रहे थे। तुम इतनी डम्ब और सिली क्यों हो? अपने दिमाग को तेज करने के लिए तुम्हें कोई टॉनिक लेना चाहिए। क्या तुम कोई टॉनिक लेना चाहोगी? कृतिका सकपका गई। वो कोई डम नहीं थी। निखिल ने फाइनली कृतिका को उस कॉर्नर से खींच लिया। वो उसका हाथ थामे उसे हॉल से बाहर और फिर उस पैलेस के बाहर आ गया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और फिर उसे पूरे पैलेस को देखने के लिए कहा। ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पसंद आया? कृतिका की तो सांस ही अटक गई। उसका मुंह एकदम से खुल गया जिसे उसने अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। ये उसने ये पूरा पैलेस उसके लिए खरीदा था। किसी प्रिंसेस के पास अपना खुद का कोई पैलेस तो होना चाहिए ना? निखिल ने उसके कानों में कहा। उसने अपने सिर को उसके कंधे पर अटका दिया था। उस वक्त उस पल में कृतिका इस कदर शॉक्ड थी कि ये बात शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती थी।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए, जो पल भर में उसकी पलकों से बाहर बह निकले। निखिल जानता था कि ये खुशी के आंसू है। उसने कृतिका के दिल को पिघला दिया था, लेकिन फिर भी उन आंसुओं को देखकर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसे बाहों में भर लिया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें मेरा दिया गया गिफ्ट पसंद आया या नहीं। मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। कृतिका ने उसके सीने पर अपने सिर को हाँ में ऊपर नीचे करते हुए कहा। सच कहा जाए तो नॉर्मल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तरह अगर वो उसे छोटा सा ताजमहल का कोई मॉडल भी गिफ्ट देता तो भी ये उसके लिए काफी होता। वो छोटा सा मॉडल भी उसे पसंद आ जाता, लेकिन फिर भी उसने कितने ज्यादा पैसे खर्च किए उसके लिए पैलेस खरीदा था। निखिल ने अपने सिर को झुकाया, अपनी गर्दन को भी, और फिर उसने कृतिका के ललाट को चूम लिया। फिर उसके होठों को चूमने के लिए उसने उसकी कमर को थाम कर उसे हवा में उठा लिया। इस तरह से उसके होठों को चूमना थोड़ा ज्यादा आसान था। आखिर में कृतिका के दोनों हाथ निखिल के कंधों पर आ टिके। फिर किसी बच्चे की तरह उसने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछा। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम बदमाश हो, फिर इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? कृतिका निखिल को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि उसका दिल इससे भी थोड़ा थोड़ा दुखने लगा था। निखिल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कृतिका के गालों को चूमते हुए कहा, पहले तुम मुझे बदमाश कहती हो, फिर मेरी इसलिए तारीफ करती हो क्योंकि मैं अच्छा हूँ। तो पहले मुझे ये बताओ कि मैं अच्छा हूँ या बदमाश? तुम बदमाश हो, वो बदमाश जो मेरे साथ अच्छा है। कृतिका की आंखें फिर से भर आई। निखिल मुस्कुरा उठा। चलो, फिर मैं बदमाश ही सही। तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो। निखिल ने उसे अपनी बाहों में और भी जोर से कस लिया। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी, वो आवाज जिसे सुनकर कोई भी उसके प्यार में पागल हो सकता था। अब रोना बंद करो, निखिल ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों से इन्हें बहता हुआ देखकर मुझे बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। कृतिका उसकी प्यार भरी बातें सुनकर खिलखिला उठी। कोई इतना डिमांडिंग कैसे हो सकता है? वो उसे खुशी के मौके पर खुशी के आंसू भी बहाने नहीं देना चाहता था। उस इंसान की वजह से उसका दिल काफी कमजोर और सॉफ्ट महसूस कर रहा था। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। हाँ, लेकिन ओबेरॉय परिवार के बड़ी और कृतिका की माँ अनुराधा वहीं रुके रहे। वो पैलेस सच में किसी महल की तरह ही था। वो सभी अभी भी बाहर रुककर उस पूरे महल में घूम रहे थे। आप सब आज के लिए यहीं क्यों नहीं रुक जाते हैं? निखिल ने सजेस्ट किया। अरे नहीं, तुम दोनों यहाँ रुको, उर्मिला देवी ने कहा। तुम दोनों बच्चों को अलोन टाइम की जरूरत है। वैसे भी तुम जवान लोग हो, हम नहीं। अब यहाँ रुककर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हमें किसी लोनली टाइम की जरूरत नहीं है। हम तो वैसे भी अब ज्यादातर वक्त साथ में ही रहते हैं, कृतिका ने कहा। लेकिन जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, निखिल ने उसकी कमर पर जोर से चिकोटी काटी। वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, लेकिन निखिल तो उसके साथ अकेले ही रहना चाहता था। अभी अभी उसने उनसे जो रुकने का रिक्वेस्ट किया था वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। भले ही वो पैलेस अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन उन दोनों के परिवार के वहां होते हुए वो कृतिका के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व कैसे हो सकता था? वो उनके वहां होने से थोड़ा तो परेशान जरूर होता। इतने बड़े पैलेस में जहां उसके और कृतिका के अलावा और कोई नहीं होता, तो वो वहां उसके साथ कुछ भी करने के लिए फ्री रहता। जो भी ख्याल इस वक्त निखिल के मन में आ रहे थे वो काफी वाइल्ड थे। इस नालायक के जूते की तरह लटक गए मुंह को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उर्मिला देवी ने तंज कसा। वो लड़का इस वक्त उनसे नफरत करने वाले एक्सप्रेशंस दे रहा था। चलो चलते हैं। शंभीश्वर को कल अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। मैं भी इनके साथ ही जाने वाली हूँ। हमें सुबह जल्दी उठना होगा, उर्मिला देवी ने कहा। मैं भी नहीं रुक पाऊंगी। मुझे गिटार क्लासेस देने के लिए स्कूल जाना है। एक्चुअली में खुद से अकेले में गिटार बजाते हुए खुद को एंटरटेन कर करके अनुराधा उस नए घर में बोर हो चुकी थी। इसलिए उसने पास के ही एक स्कूल में गिटार टीचर की जॉब पकड़ ली थी। ये बहुत बिजी रखने वाला जॉब नहीं था। उन्हें हर दिन बस 3 घंटे के लिए स्कूल जाना होता है। वो छोटे छोटे बच्चों जैसे क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को गिटार सिखाती थी। और इस तरह से सभी बड़े वहां से लौट गए और उस पैलेस में
निखिल और कृतिका अकेले रह गए। उस पूरे दिन जरूरत से ज्यादा बिजी रहने के कारण कृतिका बहुत ज्यादा थक गई थी। कपड़े बदलने के बाद उसने एक हॉट शावर लिया और फिर बेडरूम में आ गई। जिस बेडरूम में उसे तैयार किया गया था वो एक्चुअल में एक मास्टर बेडरूम था। क्या तुम बहुत थक गई हो? निखिल ने कमरे के अंदर आने पर जब कृतिका को बेफिक्री से बेड के बीचों बीच लेटे देखा तो उसने उससे सवाल किया। कृतिका की आंखें बंद थी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी। आखिर में वो थोड़ा सा पलटकर निखिल की उंगलियों को थामे उसके साथ खेलने लग गई। कंपटीशन की तैयारियों में मैं कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। बीते कुछ दिनों में मैंने ठीक से रेस्ट ही नहीं किया है। तब मैं काफी टेंस्ड भी थी ना। फाइनली आज मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब मेरा मन किसी भी बात की फिक्र में नहीं है। शायद इसलिए मेरा बदन कुछ ज्यादा ही थकान महसूस कर रहा है। साथ ही शायद कृतिका आज दिल से काफी खुश थी, इसलिए वो बार बार निखिल को फिजिकली छेड़ रही थी। जब उसने देखा कि निखिल बिस्तर के एक हिस्से पर बैठ गया है तो वो पलटते हुए उसकी ओर आई। उसने अभी भी उठकर बैठने की कोई कोशिश नहीं की। बड़ी मुश्किल से वो उसकी गोद तक आ पाई थी। उसने अपने सिर को उसकी गोद में टिका दिया, कुछ इस तरह जैसे सोते वक्त इंसान अपने सिर को किसी पिलो पर रखता है। ये देखकर निखिल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने प्यार से उसके बालों को संवारा। तुम तो बहुत थकी हुई हो, अब मेरा क्या होगा? मतलब? कृतिका ने कंफ्यूज होकर अपनी आंखें खोल दी और निखिल को देखा। लगता है मैंने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया। निखिल ने अपनी भौं को उठाते हुए सवाल किया। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुमने मेरे दिल को छू लिया। वैसे तुम हर रोज ही मेरे दिल को छू लेते हो, कृतिका ने झट से कहा। उसके साथ हर दिन होना उसे ऐसा एहसास दिलाता था जैसे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल है। लोग हमेशा से कहते आए हैं कि प्यार करने वाले दो लोग जब साथ साथ रहने लगते हैं तो उनका प्यार एक दूसरे के लिए कम हो जाता है। खास तौर करके वे कपल्स जो एक दूसरे को डेट कर रहे हो, उनका प्यार तो एक दूसरे के लिए काफी जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे उनकी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए मरती जाती है। वो एक दूसरे से शादी करने के बारे में भी सोचना बंद कर देते हैं। रही बात शादीशुदा कपल्स की, तो उनके प्यार को खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन प्यार उनके बीच भी खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन उनके बीच पारिवारिक संबंध बना रहता है जिसका मुख्य कारण उनके बच्चे होते हैं। लेकिन कृतिका के मन में कभी ऐसे ख्याल नहीं आए थे। शायद इसलिए क्योंकि अभी उसने और निखिल ने एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया था। लेकिन अगर ठीक से ध्यान दिया जाए तो सरप्राइज होने वाली बात ये थी कि निखिल के साथ रिश्ते में आए हुए कृतिका को पूरा 1 साल हो चुका था। अब जब वो उसके साथ थी तो उसके काम के सिलसिले में दूसरे देशों में जाने के अलावा वो हमेशा या यूं कहें तो हर दिन उसके साथ ही होती थी। वो रोज मिलते थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसने उसके साथ काफी कम वक्त बिताया है। हर दिन जब भी वो उसे देखती थी तो उसे महसूस होता था जैसे आज के ही दिन वो उससे पहली बार मिली है। बस उसे एक नजर भर देखने से उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उसे देखने के बाद वो अपने आप को भूल जाती थी। और इस वक्त एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी कृतिका जरा भी नहीं बदली थी। दूसरों को लेकर वो एकदम अलग थी। जब दूसरे लोग उससे कुछ कहते तो उसका दिमाग काफी तेजी से काम करता था। वो एक वक्त में कई स्टेप्स के बारे में सोच लेती थी कि आखिर सामने वाले के कहने का मतलब क्या है। तब वो काफी केयरफुल रहती थी ताकि वो किसी की चाल में ना फंस जाए। लेकिन निखिल के साथ होते हुए कुछ भी कहने से पहले उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती थी। निखिल अगर उससे कोई भी सवाल करता था तो वो उस सवाल का तुरंत जवाब दे देती थी। उसका दिमाग इससे पहले कि कुछ सोच पाता, उससे पहले ही उसके मुंह से निखिल के पूछे गए सवाल का या किसी भी बात का जवाब निकल आता था। निखिल जानता था कि उसके सामने उसकी कृतिका एक बेवकूफ लड़की की तरह बिहेव करने लग जाती थी। इसलिए इस वक्त वो किसी चालाक भेड़िए की तरह मुस्कुरा रहा था। मैं सोच रहा था जब मैंने आज तुम्हारे दिल को छू लिया है तो क्यों ना तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दो। इतना कहने के बाद निखिल ने अपने सिर को झुकाया और कृतिका के कानों के पास आ गया। उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी गर्म सांसें कृतिका के कानों को छू गई, जिससे कि पल भर में उसके कान सुन्न होकर लाल हो गए।
तुम्हारे बर्थडे को खास बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, निखिल ने प्यार से कहा। उसकी धीमी और प्यार भरी आवाज ने कृतिका के कानों में गुदगुदी सी कर दी। साथ ही उसका दिल भी गुदगुदा उठा। कृतिका मन ही मन बोल उठी कि वो जानती है कि उसे काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। पहले उसके लिए कुछ भी करने पर, चाहे वो उससे कितनी भी बार क्यों ना पूछ ले, वो हमेशा यही जवाब देता था कि उसे जरा भी मुश्किल नहीं हुई। चाहे वो उसके लिए 3-3 फ्लाइट्स पकड़कर उससे मिलने ही क्यों ना आया हो, या अपने काम को छोड़कर खुद उसे उसकी शूटिंग लोकेशन पर पहुंचाने क्यों ना गया हो। हर बार वो उससे यही कहता था कि वो जरा भी नहीं थका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कई बार तो दूसरे शहर में जब वो शूटिंग कर रही होती थी तो रात के वक्त वो हमेशा उससे मिलने के लिए कोई फ्लाइट लेकर चला आता था। चाहे उसके चेहरे पर काफी थकान क्यों न हो, वो हमेशा यही कहता था कि वो जरा भी नहीं थका है। निखिल के सवाल के बाद कृतिका के गाल अभी से ही लाल होने शुरू हो गए थे। उसे कैसे पता नहीं चलता कि निखिल उससे इस वक्त क्या कह रहा था। सच कहा जाए तो वो इतनी भी थकी हुई नहीं थी। एक बार तो वो उसे अपने करीब आने दे ही सकती थी। उसने निखिल के सीने पर अपनी उंगलियों को थरकाते हुए कहा, तुम ही बताओ मैं तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड दूं। जिस अंदाज में कृतिका ने वो बात कही थी, उसमें लस्ट कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन वो एक लड़की थी। सीधे सीधे वो अपने मन के ख्याल तो अपने प्यारे से हमसफर को बताने से रही। वैसे तुम्हें रिवॉर्ड क्यों चाहिए? बर्थडे तो आज मेरा है, तो गिफ्ट भी बस मुझे ही मिलने चाहिए। निखिल की प्यारी सी आंखें चमक उठी। मैंने पहले ही तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट दे दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रेजेंट और भी मौजूद है। कृतिका मन ही मन हंस पड़ी। वो इंसान खुद के बारे में बात कर रहा था। वो खुद को ही उसका गिफ्ट कह रहा था। लेकिन कृतिका की ये सोच थोड़ी देर के लिए गलत साबित हो गई। निखिल ने बिस्तर के कोने से एक बॉक्स बाहर निकाला। अरे, तुम्हारे पास सच में अभी भी मेरे लिए प्रेजेंट है? कृतिका की आंखें हैरानी में फैल गई। निखिल की नजरें उसके सवाल को सुनकर तीखी हो गई। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है क्या? कृतिका ने ना में जोर से अपने सिर को हिलाया और घबराते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही थी। निखिल खिलखिला उठा। तुमने पहले भी तो प्रेजेंट दिया था, इसलिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई और भी प्रेजेंट साथ में लाए होगे। तो उस बर्थडे प्रेजेंट की बात करी तो कृतिका का दिल अब भी कांप रहा था। निखिल का दिया गया बर्थडे प्रेजेंट काफी बड़ा था। कौन किसी को बर्थडे गिफ्ट के रूप में पैलेस देता है? जब उसने निखिल की बर्थडे को सेलिब्रेट किया था तो उसने निखिल को बस एक फाउंटेन पेन दिया था। अब अपने दिए गए उस छोटे से गिफ्ट को याद कर और निखिल के दिए गए गिफ्ट के साथ कंपेयर कर कृतिका काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि निखिल ने आगे कहा, मैं तुम्हें 2 और गिफ्ट्स दे रहा हूँ। उसे ये एहसास होते आया था कि निखिल का एक्सप्रेशन काफी मिस्टीरियस रहता है, जिसे वो समझ नहीं पाती है। क्यों? आखिर और गिफ्ट्स क्यों? कृतिका ने सोचा कि ये मैटर उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। निखिल ने उस बॉक्स को ओपन किया। तब कृतिका ने देखा कि उस बॉक्स के अंदर 3 चेन थी, एक लंबी और बाकी 2 उससे थोड़ी छोटी। वो 2 छोटी चेन किसी ब्रेसलेट की तरह तो नहीं लग रहे थे। कृतिका ने अपने कलाई को मेजर किया। उसकी कलाई काफी पतली थी। अगर वो उस ब्रेसलेट को पहनती तो वो जरूर उसके हाथ से सरक कर गिर जाते। सबसे अजीब बात ये थी कि उन तीनों चेन्स में छोटी छोटी कुछ बेल्स लटकी हुई थी। छोटे वाली चेन्स की दोनों किनारों पर एक एक बेल्स थी। रही बात बड़ी वाली चेन की, तो कृतिका ने उसमें लगे बेल्स को ठीक से काउंट नहीं किया। हाँ, लेकिन उसमें कई बेल्स एक सिरे से मौजूद थे। उनमें से 2 छोटे वाले चेन्स उसकी कलाई में पहनने के लिए थोड़ी बहुत फिट लग रहे थे। रही बात लंबी वाली चेन की, तो वो किसी नेकलेस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नेकलेस के हिसाब से उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी। ये क्या है? कृतिका ने अपनी उंगलियों को उन चेन्स में लगे बॉल्स पर थिरकाते हुए सवाल किया। वो बेल्स ज्यादा बड़े नहीं थे, उसकी उंगलियों के नेल्स से भी छोटे थे। वो चेन और उसमें लगे बेल्स रोज गोल्ड कलर के थे। उन्हें ध्यान से देखने पर कृतिका ने देखा कि उन पर की गई कारीगरी काफी शानदार थी। उन पर काफी बारीकी से काम किया गया था। जब उसने उनमें से एक चेन को हल्का खींचा तो उसमें लगा बेल तुरंत ही बज उठा।
जिसकी आवाज क्रिस्प और प्लेजेंट थी। कृतिका ने पहले एक बेल को ध्यान से देखा, उसके बाद दूसरे को। जब उसकी उंगलियां दूसरे बेल से टकराई तो उसने ध्यान दिया कि उस दूसरे बेल से आई आवाज पहले वाली बेल की आवाज से थोड़ी अलग थी। सरप्राइज और क्यूरियस होकर उसने बारी बारी से उस चेन के सभी बेल्स पर अपनी उंगलियों को थिरकाया। वो तब और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई जब उसने नोटिस किया कि उन चेन में लगी हर एक बेल से अलग अलग पिच पर आवाज आ रही थी। ये क्या है? कृतिका धीरे धीरे और भी ज्यादा क्यूरियस होती जा रही थी। ये सब अलग साउंड क्यों कर रहे हैं? कृतिका ने एक छोटे वाले चेन को उठाया और अपनी कलाई पर रखा ताकि वो उसे मेजर कर सके। ये तो काफी बड़ी है। कृतिका खुशी से चहक उठी। फिर उसने निखिल को देखते हुए मजाक में कहा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरी कलाई कितनी थिक और थिन है? मुझे कैसे पता नहीं होगा? निखिल की उंगलियों ने कृतिका की कलाई को घेर लिया। उसकी उंगलियों ने जैसे ही कृतिका की कलाई के हिस्से को हल्का सा दबाया, वैसे ही उस लड़की का बदन सिहर उठा। उसकी कलाई के जिस भी हिस्से को निखिल ने टच किया, उस हिस्से के बाल खड़े हो गए, मानो उसे गूज़बम्प्स आ गए हों। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कलाई पर बिजली की एक लहर तैर रही थी। कृतिका कांपने लगी। उसकी कलाई का हर वो हिस्सा लाल हो गया जहां जहां निखिल की उंगलियों ने थरकन की थी। वो भी तब जब उसने उसकी कलाई पर जरा भी दबाव नहीं लिया था। निखिल ने उसकी कलाई को ऊपर उठाया और जिस हिस्से पर उसने उसकी कलाई को चूमा, उसकी कलाई का वो हिस्सा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। जैसे जैसे उसके होंठ उसकी कलाई को छू रहे थे, वैसे वैसे कृतिका किसी बेजान सी डॉल की तरह बिखरती जा रही थी। जब जब मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, तब तब मैंने तुम्हारे बदन की हर एक हिस्से को अच्छे से मेजर किया है, खास करके तब जब हम एक हुए हैं। उस वक्त तुम्हारी कलाई को थाम कर तुम्हें 1 इंच भी नहीं हिलने देना मुझे बहुत पसंद है, निखिल ने कहा। साथ ही अब वो उसकी कलाई को चूमते हुए उसके हाथ के ऊपरी हिस्से को चूमने लगा था। कृतिका पूरी तरह कांपने लगी। उसका पूरा बदन सुन्न पड़ने लगा था। उसने अचानक से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी जिसमें थोड़ी सी क्रूडनेस भी शामिल थी। लेकिन उसके इन इंटीमेट बातों से कृतिका जरा भी डिस्गस्टिंग फील नहीं कर रही थी, बल्कि अब तो उसके अंदर भी रोमांस का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। शर्मिंदगी से कृतिका का चेहरा किसी गुलाब से भी ज्यादा लाल हो गया था। अगर वो निखिल की ऐसी बातों से रोमांटिक महसूस करने लगी थी, वो ये उसके लिए काफी शर्म वाली बात थी। सिर्फ तुम्हारी कलाई ही नहीं, मुझे तुम्हारे एंकल की थिकनेस भी मालूम है। निखिल अब उसकी कलाई को चूमते हुए उसके कंधे तक आ पहुंचा था। कलाई से कंधे तक के सफर में उसके पूरे हाथ पर उसने किसस की बारिश कर दी थी। उसे लगातार चूमते रहने के बाद अचानक से उसने अपने होठों को कृतिका से दूर कर लिया। कृतिका को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि निखिल अचानक से उसे चूमना बंद कर देगा, बल्कि वो तो ये चाहती थी कि जल्दी से अब निखिल उसके होठों के करीब आ जाए। उसके होठ तो पहले से ही पाउट करने वाले पोज में आ गए थे। जब कृतिका होश में आई तो निखिल उसे शांति से देख रहा था। उस वक्त चाहे वो उसे किसी भी एंगल से क्यों न देख ले, उसे यही लग रहा था कि वो उस पर हंस रहा था। कृतिका ठगी से रह गई, या शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। उसने शर्मिंदगी में अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। शर्मिंदगी के मारे अब वो उसके चेहरे को देखना भी नहीं चाहती थी। उसने परेशान होकर गुस्से से निखिल को अपने पैर से धकेला। मुझ पर हंसे तो देख लेना। लेकिन इससे पहले कि अपने पैर से उसे धकेलने के बाद वो अपने पैर को वापस खींचती, निखिल ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसके गीत उसके गोरे और कोमल पैर कुछ ऐसे थे जिन्हें निखिल चाहता तो अपने हाथों में छिपा सकता था। उसके हाथों की गर्मी कृतिका के पैरों में फैलती जा रही थी। वो गर्माहट अब धीरे धीरे उसके बदन के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच रही थी। सरप्राइज से कृतिका ने अपने पैर को पीछे खींचना चाहा, लेकिन निखिल ने उसके पैर को कस कर पकड़ लिया ताकि वो चाहकर भी अपने पैर को खींच ना पाए। कृतिका हैरान थी कि उसका पैर था, उसका हाथ नहीं। फिर वो क्यों उसे छोड़ नहीं रहा था? वो तो गनीमत थी कि उसने अभी कुछ देर पहले ही शार लिया था, इसलिए उसके पैर ना तो गंदे थे और ना ही स्मेली। उसके पैरों के नाखून बहुत अच्छे से ट्रिम थे। उनमें लाइट कलर की नेल पॉलिश भी लगी हुई थी, जिससे कि वो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। फिर भी वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
लेकिन निखिल उसके पैर को छोड़ने के मूड में जरा भी नहीं था। जितना वो उसके गोरे गोरे पैर को देख रहा था, उतना ही वो उसकी खूबसूरती में खोता जा रहा था। उसके पैरों के नाखून में लगी नेल पॉलिश हल्की पिंकिश कलर की थी, जो उसके गोरे पैर को और भी ज्यादा गोरा दिखा रहे थे। कृतिका, जो अब तक भी अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छिपाए हुए थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से अपने पैर के अंगूठे पर उसने एक कोमल स्पर्श का एहसास किया। वो एकदम से शॉक्ड हो गई। फिर उसने अपनी उंगलियों को हल्का फैलाकर बाहर की ओर देखा तो उसने नोटिस किया कि निखिल ने अभी अभी उसके पैर के अंगूठे को किस किया था। एक उफ की आवाज के साथ कृतिका का चेहरा किसी गुलाबी से दिख रहे गुलाब जामुन की तरह लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसका सिर किसी भी पल फट सकता है। तुम मेरे पैरों को कैसे किस कर सकती हो? कृतिका काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। अभी उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसने अपने एंकल पर एक ठंडक सी महसूस की। उसने फिर से अपनी उंगलियों को फैलाया और देखा कि निखिल ने उन दोनों छोटी चेन्स में से एक को उसके एंकल में लपेट दिया है। तो बात ये हुई कि वो बेवकूफ अब तक जिस चेन को अपनी कलाई में पहनना चाह रही थी, वो कलाई की ब्रेसलेट ना होकर पैरों की पायल निकली। वो चेन काफी पतली थी, किसी धागे की तरह, जिसे आज के वक्त में लड़कियां या तो किसी की बुरी नजर से बचने के लिए पहनती हैं या फिर फैशन में ट्रेंडिंग की वजह से। वो हल्की चेन उसके पैरों पर आराम से लपेटी हुई थी। वो तो शुक्र था कि कृतिका के खुद के पैर भी काफी पतले थे, इसलिए उस पतले से पायल ने उसके पैरों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उस पायल की रोज गोल्ड कलर ने उसके पैरों के गोरेपन को और भी बढ़ा दिया था। कुछ इतना कि उसके गोरे पैर किसी दूध में जमी हुई क्रीम की तरह सफेद लग रहे थे। निखिल की नजरें कृतिका के पैरों की खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। जब कृतिका सदमे के कारण हिल भी नहीं रही थी, तब निखिल ने वो दूसरी पायल उसके अगले पैर में भी पहना दी। होश में आने पर जैसे ही कृतिका ने अपने पैर को हिलाया, उसकी पायल खनकने लगी। ऐसी खनक जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। अगले ही पल कृतिका हिलना डुलना भूल गई। अगर वो जरा भी हिलती तो वो पायल खनकने लगती। उनका इतनी रात में छन छन की आवाज करना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। इस दौरान निखिल ने वो लंबा चेन भी उठा लिया। इस बार कृतिका की कमर पर निखिल की उंगलियों ने थिरकन की। फाइनली तब जाकर उस लड़की को एहसास हुआ कि वो तीसरी चेन उसके कमर में पहनने के लिए थी। उसकी कमर भी काफी पतली थी। उसके कर्व्स कातिलाना खूबसूरत थे। उसका पेट एकदम फ्लैट और स्मूथ था। हालांकि उसके पेट में एब्स वाले कोई भी मसल्स या लाइनिंग नहीं थे, फिर भी उसकी पतली कमर और फ्लैट पेट कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। कमर में पहने जाने वाली चेन भी रोज गोल्ड कलर में थी, जो उसकी पतली सी कमर में अटकी हुई थी। निखिल बार बार उसे ही देख रहा था। अचानक से उसकी सांस भारी होने लगी। उसने अपने सिर को झुकाया और फिर उसके कमर के करीब आकर वो प्यार से उसकी कमर को चूमने लगा। कृतिका के पेट और कमर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। वो खुद को कांपने से रोक नहीं पाई। उसने अपने दोनों हाथों को निखिल के कंधों पर रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस धीमी आवाज में निखिल से प्यार से निखिल के नाम को बार बार पुकार रही थी। निखिल, 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 मैं यही हूँ, निखिल ने प्यार से कहा। साथ ही उसने उसकी कमर को चूमना जारी रखा। उसने कृतिका की दोनों कलाई को अपने हाथों से पकड़कर पेट से दबा दिया। उसकी उंगलियां कृतिका की कलाई पर इधर उधर थिरक रही थी, मानो वो फिर से उसकी कलाई को मेजर कर रहा हो। मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी कलाई को हर दिन बिस्तर में पकड़े रखता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कलाई की माप को कैसे नहीं जानता हूँगा? निखिल ने उसके होठों के करीब आते हुए कहा। कृतिका को ऐसा लगा जैसे उसकी दोनों कलाई चलने लगी हैं। तब निखिल ने अचानक से उसकी कलाई को छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके एंकल को दोबारा से थाम लिया। मैं इन्हें भी तो हर रोज थामता हूँ। मेरी आंखें बंद भी रहे तो भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कितने पतले हैं। कृतिका शर्मा उठी। अचानक से उसने महसूस किया कि निखिल की बातों के पीछे कुछ और भी गहराई थी। उसे हर दिन पकड़े रहना? हे भगवान! उसने तो नोटिस ही नहीं किया कि बीते कुछ दिनों से वो हर दिन उसके करीब आ रहा था। उसने जब भी उसकी कलाई को थामा था, तो उस वक्त वो दोनों एक हो रहे होते थे। निखिल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कृतिका के पैरों की पायल को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। ये तुम्हारा सेकंड बर्थडे प्रेजेंट है।
कृतिका पहले से ही सदमे में थी। हैरान होते हुए उसने सवाल किया, सेकंड प्रेजेंट? तो क्या मेरे लिए कोई तीसरा गिफ्ट भी है? हाँ, निखिल ने भारी आवाज में कहा। वो तीसरा प्रेजेंट मैं खुद हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो उसके करीब आ गया। बहुत, बहुत, बहुत करीब। उसकी बात कृतिका करा उठी। उसने निखिल को कस के हक कर लिया। उसका पूरा बदन कांप उठा, जिससे कि उसकी पायल खनकने लगी। वो कमरा उसकी पायलों की खनक से गूंज उठा था। कभी उसकी खनक तेज होती तो कभी धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैकग्राउंड में खनकती आवाजों की धुन बजा रहा था। कृतिका उस खनक को सुनते हुए काफी शर्मा रही थी। उन दोनों के एक होने की रिदम से पायलों की खनक मैच कर रही थी। इन आवाजों ने कृतिका के चेहरे को शर्म से लाल कर दिया था।